कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर, है ना। हम लोग क्या पढ़ चुके थे ना, आज 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़े हुए हैं? एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था मोशन, दूसरा कौन सा पढ़ा था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, चैप्टर भी इसी तरीके के एक चेन से बनी हुई है कि जुड़े हुए हैं। मैंने जब मोशन पढ़ाया था तब हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी कि मोशन गति क्या होती है। सबसे पहले गति को किसने बताया था? अरस्तू को डिफाइन किया गया था। फिर गति के लिए कौन, अगले चैप्टर में ये देखा गया था कि उस गति को कौन प्रभावित करता है ना। तो हमने देखा था कि हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन आता है और वो गति करना चालू करती है। और पहले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था गति के बारे में कि कोई चीज अगर चल रही है तो इसको जब देखा गया था तो गति के बारे में सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? अरस्तू। और अरस्तू क्या थे? दार्शनिक थे। और अरस्तू क्या मानना था कि भारी वस्तुएं हमेशा नीचे गिरती हैं। उन्होंने गुरुत्व, आज चैप्टर पढ़ाया जाएगा गुरुत्वाकर्षण। इसको मैं टॉपिक पे फिर से आता हूं पुनः, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आज चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का क्या नाम है? क्लास 9th गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं ग्रेविटेशनल। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो इसकी जब बात हो रही थी तो पहले चैप्टर में पढ़ा है ना कि अरस्तू ने क्या बताया था। और अरस्तू की धारणा गलत थी, आप लोग बहुत अच्छे से पता चल गया है ना कि उस समय उन्होंने जो चीजें देखी बताई कि मान लीजिए गेंद को लुढ़का दिया जाए, चलते चलते कुछ समय बाद रुक जाती, तो उन्होंने देखा था कि किसी चीज की, कोई चीज हमेशा उनको सब चीजें रेस्ट में दिखती थी। तो उनको क्या नजर आया कि अगर किसी चीज को गति में लाना तो उनको फोर्स लगाना पड़ेगा। अर्थात वो कहते थे कि किसी चीज को गति में लाने के लिए हमको एक वाह्य बल लगातार लगाते रहना पड़ता है। फिर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम में। तो वहां पे हमने गैलीलियो द्वारा बताया कि गैलीलियो ने साबित कर दिया था कि गति के लिए किसी भी वाह्य बल की जरूरत नहीं होती। उन्होंने इतना बताया था कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो गति में आ जाएगी। कब? जब उस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे। एक असंतुलित बल केवल गति के लिए उत्तरदायी होता है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? गति मोशन के लिए केवल उत्तरदायी होता है। लेकिन वो एक बार मोशन में आ जाए तो उसको लगातार मोशन में रहने के लिए किसी भी वाई आउट ऑफ फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा रहेगी। कोई चीज रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। तो यहाँ न्यूटन जो है तुम्हारे अरस्तू का नियम था वो क्या गलत हो गया। लेकिन अरस्तू के नियम को 2000 सालों तक कोई खंडन नहीं कर पाया। अरस्तू समझ लो अपने आप में क्या थे कि जो भी कह दे तो उनको 21 तोपों की सलामी देनी होती थी। उस समय उनका कोई विरोध करने वाला दूर दूर तक नहीं था। 2000 सालों तक उनकी बात एकदम सत्य रही। अरस्तू की एक घटना बताते हैं कि अरस्तू ने क्या कहा कि अरस्तू जो भी कह देते थे समझ लो एकदम प्रिंसिपल सिद्धांत बन जाता था, उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं। अरस्तू क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, मान लीजिए अरस्तू कहीं गुस्सा रहे होंगे, उनकी धर्म पत्नी महोदय आई और वो कुछ अरस्तू को समझाने लगी। तो अरस्तू ने कहा कि औरतें मूर्ख होती। उन्होंने कहा क्यों? औरतें क्यों मूर्ख होती? उन्होंने तो उनको समझ में नहीं, आप क्या कह दें। तो उन्होंने कहा औरतें इसलिए मूर्ख होती क्योंकि उनके दांत कम होते हैं। कहे आदमी दांत 32 होते, तुम्हारे कहे तुम अपना मुंह खोलो। उन्होंने मुंह खोला, कहे तुम्हारे दांत 28, 4 दांत कम है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि कम है। फिर इसी तरह 2-4 और प्रैक्टिकल कर लिए होंगे, बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं किए। मान लीजिए कि उनकी माता जी आई होंगे, उनका देख लिए। कोई और आया पड़ोस का है, उसके भी दांत मुंह खुलवा के देख लिए। और 5-6 देखे और सबके दांत संयोग 28 ही निकले, 26 निकले, 30 निकले। तो उन्होंने कह दिया हाँ औरतें मूर्ख होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत कम होते हैं। एक लॉजिक सिद्धांत बन गया। औरतें मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि उनके दांत कम हैं। 2000 सालों तक ये पूरे यूरोप में यही माना जाता रहा कि औरतों के पास जो है, मूर्ख नहीं कहा था कि दिमाग कम होता है, उनका कहने का मतलब था कि औरतों के पास दिमाग कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके दांत कम होते हैं। और आदमी के पास दिमाग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, उनके पास दांत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से तो आज के हिसाब से माना जाए तो हाथी के दांत और ज्यादा होंगे। और बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके दांत तो 60-70 होते हैं, वो तो आदमी से भी ज्यादा दिमाग होना हो चाहिए उनके अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। तो उनका सिद्धांत क्या हुआ, 2000 सालों तक कोई चुनौती नहीं दे पाया। फिर यूरोप में एक समय ऐसी घटना हुई कि एक पत्नी जो है पति से अपने ज्यादा बकबक कर रही थी। तब क्या हुआ, उसने कहा कि तुम्हारे पास दिमाग कम है। कहा अपना मुंह खोलो, दांत देखें। तो उसने दांत देखा कि इसके पास दांत तो हैं पूरे 32 हैं यार, तो इसका दिमाग कैसे कम हुआ। तो वहां से फिर पता चल गया कि नहीं, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि जो अरस्तू ने बताया था वो गलत है। लेकिन अरस्तू के सोच लो 2000 सालों तक किसी ने दांत चेक करने की हिम्मत नहीं की कि अरस्तू ने कह दिया तो हाँ औरतें कम दिमाग की होती। ये एक अपने आप में क्या बन गई थी, धारणा बन गई, बनती रही। तो अरस्तू जो भी कह देते थे वो सारे क्या बनते जाते थे, नियम बन जाते थे। तो
अरस्तु ने बताया भारी वस्तुएं गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि उनके अंदर वो तत्व होता है, अग्नि वगैरह, वो ऊपर उठती हैं। इसीलिए पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में क्योंकि भारी है, वो एकदम नीचे की ओर है, और बाकी चीजें गिरती रहती है। और अग्नि जिनमें प्रकाशिक चीजें हैं वो ऊपर की ओर, इसीलिए तारे वगैरह ऊपर नजर आते हैं। ये अरस्तु का अपना एक सिद्धांत था। फिर अरस्तु के बाद गैलीलियो ने बता दिया। फिर गैलीलियो पता चल गया नहीं, कोई चीज अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये पता चल गया, देखो विकास होता गया। गति के पहले नियम को चुनौती मिली, यहाँ पे सुधार हुआ। सुधार के बाद ये पता चला कि किसी चीज को मोशन कराने के लिए केवल फोर्स की जरूरत पड़ सकती है अगर रेस्ट में है तो, लेकिन अगर मोशन कर रही तो उसको किसी प्रकार कोई जरूरत नहीं। फिर इसी लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने तीसरा नियम सीखा था कि अगर कोई चीज अगर सीधे चलते जा रही तो चलते जा रही, वो अपने मन से मुड़ भी नहीं सकती। मुड़ेगी कब? जब उस पर हम कोई दूसरा फोर्स लगा दें। ये चलता जा रहा अपने मन से कभी नहीं मुड़ेगा, एक ही लीनियर पाथ सीधी रेखा में चलता रहेगा। ये इस ऑब्जेक्ट बॉडी की क्या है प्रॉपर्टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे चल रहा तो सीधे ही चलता रहेगा, मुड़ नहीं सकता। मुड़ेगा कब? जब इस पर कोई फोर्स लगाया जाए तभी मुड़ेगा। ये ऐसे चलता रहा, कब मुड़ेगा? जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। ऐसे मुड़ा, फिर और मुड़ा, फिर और मुड़ा, तो ऐसे मुड़ता रहेगा। कब? जब मैं फोर्स लगाऊंगा। तो यहां से एक बात फिर समझ में आई कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं। फिर न्यूटन ने क्या देखा, अन्य वैज्ञानिक देखे कि ठीक है, कह तो रहे हैं कि कोई चीज एकदम सीधी चलेगा जब तक कोई फोर्स ना लगे। तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी सोलर सिस्टम का उस समय ज्ञान हो चुका था। सोलर सिस्टम में क्या सन थी, सबको पता था। सन के ऑर्बिट में बहुत सारे क्या ऑर्बिट, उनकी अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग कक्षाओं में सारे ग्रह क्या करते थे, चक्कर लगाते थे। पहला कौन सा? बुध, फिर कौन सा? शुक्र, फिर कौन सा है? पृथ्वी, है ना। तो ये सारे ग्रह क्या करते थे? चक्कर लगाते थे। पृथ्वी, ये अर्थ यहाँ पे, अच्छा चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर कैसे लगा रहे हैं? ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल। और सबको पता, ये नहीं पता था तो इतना सबको पता हो गया था कि अर्थ पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा? चंद्रमा। तो यहां से ये प्रश्न उठा कि यहां तक नियम ज्ञात हो चुका था। गति का नियम क्या है कि अगर कोई चीज चलती है तो सीधे चलती रहेगी, पहला नियम तो यही कह रहा, मुड़ेगा ही नहीं। तो अगर चंद्रमा जो है क्या पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्या ऐसे घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि चंद्रमा अगर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, इस पर एक क्या बाहरी बल काम कर रहा है, तभी ये मुड़ रहा होगा, नहीं तो अपने आप मुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे चल रहा तो ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमता रह रहा है। तो क्यों घूम रहा है? इसका मतलब लगातार इस पे क्या कोई एक आउट ऑफ फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये गोल घूमेगा कब? सर्कुलर पाथ कब बनाएगा? ये ऐसे चलता जा रहा था, सीधे जाएगा, नहीं घुमा, इसने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, ऐसे हुआ, इतना मुड़ा, फिर इस पे इसने परपेंडिकुलर किया, और ये लगातार इस पर लंबवत काम करता रहा और इसको गोल गोल घुमाता रहा और ये घूम रहा। क्यों? जब तक इस पे कोई लगातार एक परपेंडिकुलर लंबवत बल इस पर अगर काम करता रहे तो ये कैसा घूमेगा? सर्कुलर पाथ बना लेगा। तो यहां एक बात समझ में आ गई कि चंद्रमा पर पृथ्वी कोई ना कोई बल जरूर लगा रहा है, पृथ्वी नहीं लगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, चंद्रमा पर कोई बल लग रहा है। अब वो बल कहां से लग रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स में क्या चीज है कि वो उसको मोड़ रही है। तो सबको समझ में आया कि मोड़ कौन रहा? पृथ्वी चारों लगा रहा है, इसके मतलब अर्थ ही लगा रही होगी। तो उन्होंने सोचा अर्थ पे ऐसा क्या है, क्या लगा रही? तो उनको समझ में केवल अर्थ ही नहीं घुमा रही, अर्थ भी तो सन के चारों ओर घूम रही। इसका मतलब अन्य प्लेनेट भी चारों तरफ घूमते रहते हैं सारे, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान हो चुका था कि जो सारे ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां से ये बात आ गई कि ये ग्रह घूम क्यों रहे हैं, और घूम रहे हैं तो इन पर एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। वो बल लगाता कौन है? तो उन्होंने सोचा, ये आसान सी बात थी कि अब कौन लगा रहा होगा? दोनों दूर रखे हुए हैं। दोनों कैसे हैं? मैं कह रहा हूं दोनों एकदम दूर थे। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से दूर है, लेकिन अगर घूम रहा है तो पृथ्वी क्या लगा रहा है ऐसा कि ये चंद्रमा मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए बाध्य है। तो सबको समझ में आ रहा है एक फोर्स लगा रहा होगा। जाना कैसे चाहिए था? सीधे नहीं, ये लगातार ये आया, ऐसे घूमना, ये फिर सीधे जाना चाहे, फिर इसने फोर्स लगाया इधर, ये सीधे जाना चाहा, इस पे फोर्स लगाया, और ये चंद्रमा लगातार इस पाथ में क्या चलता जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि लगातार घूम रहा? तो उन्होंने देखा कि अर्थ और मून इनके पास अपना क्या है? मास है। क्या है? बोलो, मास है। मास के अलावा तो कुछ है ही नहीं। दोनों के पास अपना क्या है? द्रव्यमान, मटेरियल है। तो उन्होंने कहा कि जो मटेरियल है, यही मटेरियल क्या करता है? इसको अट्रैक्ट करता है। तो एक बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, अर्थ का मटेरियल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए नहीं जा पा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। सबको बात समझ में आई। फिर बात समझ क्या केवल अर्थ का ही मटेरियल अट्रैक्ट करता है? तो कहा नहीं, अर्थ भी तो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। ये सन है, सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? ये अर्थ इस ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाती जा रही। तो एक बात समझ में कि सन भी तो इसको घुमा रहा है। सन और अर्थ किसको घुमा रही? मून को घुमा रही। जो चीजें ज्ञात थी वहां से इन नियमों से क्या पता चल रहा कि हाँ, सन भी अर्थ पे कोई फोर्स लगा रही।
और चूंकि सबको बाद में पता चल गया सन भी घूम रहा है यूनिवर्स में, तो ये क्यों घूम रहे हैं, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कहां से इस पर, अब ये इसको घुमा रहा तो कैसे घुमा रहा, इसका मतलब सन इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा, लगातार घुमाते जा रहे हैं। जैसे हम ढीले को क्या करते हैं, किसी पत्थर के टुकड़े को अगर रस्सी से बांधते हैं और घुमाना चालू करें तो रस्सी का टुकड़ा क्या उसके चारों तरफ घूमता रहता है, जा क्यों नहीं पाता, क्यों, रस्सी उस पर कौन सा फोर्स लगाती है, टेंशन फोर्स, तनाव, उसके कारण वो उसकी कक्षा को छोड़ नहीं सकता और ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो कौन फोर्स दे रहा है, ये। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि दोनों कांटेक्ट में है, तो इसका मटेरियल है और बीच में एक अट्रैक्शन लगा रहा है कि जो अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल, देखो प्रतिकर्षण नहीं, भगा नहीं रहा, केवल आकर्षित किए हुए, इसको जाने नहीं देता है और ये जाना सीधे चाहता है, ये अपने आकर्षण के कारण इसको खींच लेता है। ये ऐसे जाना चाहा सीधे, इसने क्या किया, इसको अपनी ओर खींचा और एक फोर्स लगा, ये फिर घूमा, ये फिर सीधे जाना चाहा, इसने फिर फोर्स लगा दिया, ये इधर आया फिर जाना चाहा, इसने फिर फोर्स लगा दिया। तो ये लगातार इसको अपने ऑर्बिट पे घुमाए रखने के लिए क्या कर रहा है, फोर्स लगाता जा रहा है और अपनी क्या कर रहा है, ऑर्बिट पे इसको लगातार इसकी ऑर्बिट को छोड़ने नहीं दे रहा, और इसलिए अर्थ क्या करती, सन के चारों तरफ घूमती रहती है। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है और सब एक दूसरे को घुमा रहे हैं। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि सबके बीच एक फोर्स काम करता, उस फोर्स को कौन सा फोर्स नाम दिया गया, अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा अट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि सबको पता है अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से छोड़ के नहीं जा पा रहे। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को नाम क्या दिया गया, नाम देने के लिए अलग तरीका मैं उसको बताता हूं। पहले जो ये अट्रैक्शन फोर्स आया, ये अट्रैक्शन फोर्स क्यों पता चला, अट्रैक्शन फोर्स कैसे, उन्होंने कहा इनके पास क्या है, कंटेंट है। कंटेंट का मतलब जो मास है, कंटेंट कैसा है, इसका अपना मास है सन का, अर्थ के पास अपना मास है, सबको पता है मास है, मटेरियल है। तो ये जो मटेरियल है, मास कौन सा, मटेरियल है ना, मास में क्या है, मटेरियल है, इसमें भी क्या है, मटेरियल, मटेरियल मतलब पदार्थ है, इसमें भी क्या है, पदार्थ। तो सबको समझ में आ गया कि ये पदार्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यहां नियम पता चल गया क्या, कि ब्रह्मांड यूनिवर्स में सारी जितने भी कण पदार्थ हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे तो क्या, कुछ बल लगा रहे हैं। अब उस बल को ज्ञात करने के लिए किसने नियम बनाया, न्यूटन ने। कैसे बनाया, सोचो, मटेरियल है, सबको पता है, का जो कम मटेरियल है कम अट्रैक्ट कर रहा है, जो ज्यादा मटेरियल बढ़ गया तो उनका अट्रैक्शन बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, किस हिसाब से बढ़ा, उसको ज्ञात किया, कहा डिस्टेंस बढ़ाते गए और जो आकर्षण है, अट्रैक्शन, वो कम होता चला गया। तो इन चीजों को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम बनाए और इसको किसने किया, न्यूटन ने किया। तो न्यूटन के पहले क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं पता था। गुरुत्वाकर्षण का आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरुत्वाकर्षण बहुत धीरे धीरे, बहुत पहले चालू हो गया था। ब्रह्मगुप्त ने बताया, वराहमिहिर ने बताया, और सबसे लास्ट में तो आती ही बात ये एक पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य कौन है, देखो ये अभी स्पष्ट नहीं है कि भास्कराचार्य लीलावती से बात करते हैं, लीलावती इनकी पुत्री है कि पत्नी है, ये कंफ्यूजन है, कहीं इनको पुत्री दी है कहीं पत्नी। भास्कराचार्य लीलावती से कुछ प्रश्न करते हैं, लीलावती मतलब भास्कराचार्य से प्रश्न करती, भास्कराचार्य जो है उनका जवाब देते हैं। लीलावती क्या कहती, कहती कि पिताजी बताइए कि पृथ्वी किस पे टिकी हुई है। चूंकि सब पहले मानते थे शेषनाग पे टिकी है, गाय पे टिकी, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ ही नहीं, ये गलत प्रश्न है कि मान लो पृथ्वी, उन्होंने कहा शेषनाग पे टिकी हुई, तो शेषनाग किस पे है, पृथ्वी गाय पे, तो गाय किस पर है। तो उन्होंने कहा ये आधारहीन बात है, हम क्यों ना ऐसा मान लें कि पृथ्वी किसी पर टिकी नहीं, ये अपने आप में एक विचित्र स्थिति की पृथ्वी स्वयं में है, वो किसी पे टिकी रहने की जरूरत नहीं है। उस बल को उन्होंने कहा कुछ गुरुत्वाकर्षण टाइप का बताया कि ये, और चूंकि अन्य ग्रहों के लिए बताया कि सब कुछ ब्रह्मांड में सारे एक दूसरे के बाहर है और वो किसी पे टिके नहीं है। तो इस तरीके से ये आप जब सिद्धांत शिरोमणि का गूगल कर लीजिएगा, समझ में आएगा कि कैसे कुछ प्रश्न किए गए और उनका उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से जवाब दिया और बहुत सारी चीजों। तो गुरुत्वाकर्षण को धीरे धीरे बढ़ाते गए। फिर जब न्यूटन भाई साहब आए तो उन्होंने देखा कि वो जो अट्रैक्ट करता है कितने बल से करता है, उन्होंने देखा वो किस पे करता है उनके, क्योंकि इसके पहले आप केपलर को पढ़ाया जाएगा कि केपलर ने बता दिया था, केपलर हमने बताया था ना कि डाटा क्या करते हैं, जो केपलर का डाटा गैलीलियो पा जाते हैं ना, वो अपना अध्ययन करते हैं, लेकिन केपलर ने बता दिया था कि जो है
अर्थ जो है क्या दीर्घवृत्त, अर्थ सारे ग्रह जो है सूर्य के दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। एक नियम और बताया था कि उनकी क्षेत्रफलीय चाल का अनुपात नियत होता है। अब इसको कोई विशेष जरूरत अभी नहीं। तीसरा नियम उन्होंने और बताया था, तो इन नियमों की भी जरूरत नहीं, लेकिन केपलर ने बताया, फिर उसके बाद अध्ययन करके न्यूटन ने अपने कुछ नियम निकाले। हम केवल उन नियमों पे आते हैं। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था, उन्होंने क्या बताया कि जो है, क्योंकि सबको पता चल गया ना, जो भी मटेरियल है ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। हमने कहा ना, एक मास m हो, अगर m1 है, दूसरा कितना है, m2 है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये अट्रैक्ट करने वाला कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। और इस अट्रैक्शन फोर्स को उन्होंने कौन सा फोर्स दिया, क्योंकि ये मटेरियल का एक अपने आप में बहुत विशेष गुण है, इसको कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स का क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने बताया कितना होता है। उन्होंने कहा ये जो फोर्स है F, ये जो मटेरियल है M1 और M2, इनके जो प्रोडक्ट मास हैं, इनके मास के प्रोडक्ट के क्या मल्टीपल के इक्वल होता है, अर्थात दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। M1 और M2 के अनुक्रमानुपाती एक बनाए। फिर दूसरा बताया कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, सेंटर टू सेंटर। डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, सेंटर से सेंटर। तो अगर डिस्टेंस r हो तो अट्रैक्शन फोर्स इनके डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा, मास बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा। ये आसान समझ में आता होगा। मास जितना, क्यों, क्योंकि सबको पता ना, फोर्स जितना जिसका मटेरियल होगा वो उसको उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी इनके मास को बढ़ाते जाएंगे, द्रव्यमान को बढ़ाएंगे, लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और द्रव्यमान को कम करेंगे, फोर्स कम हो जाएगा। दूरी जितना पास में होंगे फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना दूर करते जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा। लेकिन रिलेशन कैसा है, स्क्वायर में कैसा है, मैं इसको लिखे दे रहा हूं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बनी कि चूंकि अगर मैं अर्थ की बात करूंगा तो अर्थ प्रत्येक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अर्थ क्या करती, अट्रैक्ट्स एवरी, है ना, ईच बॉडी अट्रैक्ट्स क्या करती, अपनी ओर, है ना, ऑल थिंग्स टुवर्ड्स इट थ्रू, है ना। तो मैं पहले पूरे यूनिवर्स का रूल बनाता हूं, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स। मैं इधर वाली लाइन मिटा दूं, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, एवरी अदर बॉडी विथ फोर्स which is directly proportional, which is directly proportional, which is किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट, है ना, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनके डिस्टेंस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये केपलर के नियम से दूसरा निकाले थे कि इनवर्सली कैसे आता है, कभी समय मिलेगा तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की, बिटवीन देम। लेकिन जो ये फोर्स है ये कैसा होता है, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। ये फोर्स कैसा काम करेगा, देखो ये फोर्स कैसा काम करेगा, द फोर्स एक्ट्स
कैसा एक्ट होगा? जो हम इनको ज्वाइन करते हैं, जो लाइन है ना, इस लाइन के सेंटर, देखो सेंटर टू सेंटर काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे काम करे, अट्रैक्ट करे, नहीं। कैसे अट्रैक्ट होगा? सेंटर टू सेंटर। जैसे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये एक ये है, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका सेंटर ये है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, सेंटर टू सेंटर। ऐसे नहीं लगेगा उल्टा सीधा, कैसे लगेगा? सेंटर टू सेंटर काम करेगा। इनका अट्रैक्शन कैसा होगा? द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, बिटवीन देम, लाइन ज्वाइनिंग, एन आई एन जी है ना, लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, द टू बॉडीज। यहां तक हो गया। जो इनके बीच की लाइन है ना, मैं इसको हिंदी में लिख सकता हूं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग है ना, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, जो इनके बीच फोर्स घुमाने का काम करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मैं उसको कल डिफाइन करूंगा अगले वीडियो में। दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करता हूं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 है ना। तो देखो ये ऊपर है, नीचे F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे तो फिजिक्स में याद रखिएगा, एक क्या लगाएंगे, पहले बता चुके ना, इक्वल का मार्क आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हमने इक्वल का मार्क लगाया और एक कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो g आया, g m1 m2, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसा है? वेयर g इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये पूरे यूनिवर्स में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं दिखा दूंगा यूनिट कैसी आती है। यूनिट आप लोग को निकालना बता दिया जाए। यूनिट कहाँ से निकालते हैं हम लोग? देखो, अगर जी को निकालना हो तो ये आर स्क्वायर इधर जाएगा, देखो जी निकाल लेंगे, बहुत आसान सा है। आर स्क्वायर इधर मल्टीपल में जाएगा ऐसे, अपान m1 और m2 कहाँ आएगा? अपान में आएगा। और सबको पता है m1 और m2, f को किस में लिखते हैं? न्यूटन में लिखते हैं। लिख दो, हिंदी में लिख दें न्यूटन। आर क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे, मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, मीटर का स्क्वायर करोगे मीटर स्क्वायर हो गया। अपान मास को किस में लिखते हो? केजी, किग्रा, फिर किग्रा, किग्रा को कई बार लिख रहे हैं? 2 बार। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किग्रा स्क्वायर। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है? जी की, है ना, जी की यूनिट होती है। यहाँ तक कि हमको समझ में आती है बात। अब जी की वैल्यू, अच्छा हमने कहा ना कि
अब देखो जी क्या है, वही हम कहते हैं जी का कितनी परिभाषा बनाएं, तो बहुत आसान सा है। जी कितना हो सकता है, डेफिनेशन बनाने मैंने जितने भी हम लोग कांस्टेंट बनाते थे और उन कांस्टेंट की डेफिनेशन अपने आप क्रिएट करते थे। हम कहते हैं कि m1 और m2 मान लो 1 kg के रखे होते, कितने कितने kg के रखे होते, ये भी 1 kg होता है और ये भी 1 kg होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी हम मान लेते वो 1 मीटर होती। देखो हो गया प्रश्न। मैं बनाता हूँ जी की डिफिनेशन। जी यहाँ पे हम लोगों ने लिख ही लिया, जी कितना होगा, हमने कहा m1 हमने 1 kg मान लिया, m2 भी हमने कितना मान लिया, 1 kg मान लिया, और उनके बीच की जो डिस्टेंस r है वो भी हमने कितनी मान ली, 1 मीटर मान ली। मैं सबकी वैल्यू रख दूँ, आप लोग निकाल लेंगे, अच्छे बच्चे हैं, है ना। देखो क्योंकि जी को आप लोगों ने डिफाइन कर लिया है, जी कितना, हम कहते हैं जी कितना हो जाएगा, क्योंकि m1 आपने कितना मान लिया 1, f इंटू डिस्टेंस कितना r है ना, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, अपान m1 कितना 1, m2 कितना 1, तो g इक्वल टू कितना आ गया f। अर्थात परिभाषा क्या बनी कि 1 kg के 2 द्रव्यमान, अर्थात 1 kg के 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, है ना, जब उनकी दूरी कितनी हो, हम कहते हैं जब 1 kg के 2 पिंड परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके बीच का लगने वाला आकर्षण बल ही क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। निकल आया, देखो जी इक्वल टू एफ आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।